अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। बहुत देर होता है कि हम प्रोग्राम के शुरू में हॉकी की पहले बात करें और क्रिकेट की बात में करें। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि हॉकी का इवेंट चल रहा है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका फाइनल भी अभी जापान कोरिया के दरमियान जारी है, और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा यह मैच हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लॉस्ट अनदर थ्रिलर मैच। लेकिन एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी दिखाई दी कि हमारी नौजवान टीम नए गैर मुल्की कोच के अंडर लड़ते हुए दिखाई दी। हमने देखा कि 6 और 5 जो है वो गोल डिफरेंस रहा। 6-5 से जो है वो कोरिया ने मैच जीता, और आज 4-3 से जो है वो भारत ने मैच जीत कर तीसरी पोजीशन हासिल की। गो के एशियन इवेंट में पाकिस्तान की चौथी पोजीशन यकीनी तौर पर पाकिस्तान के माजी को देखते हुए जस्टिफाई नहीं होती। लेकिन अगर हम इस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के बाद ये शायद मेजर इवेंट पहला मिला है पिछले चंद सालों में, कोविड की वजह से और दीगर सूरत हाल की वजह से। तो कारकर्दगी में हम कह सकते हैं कुछ बेहतरी और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। सो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, भारतीय टीम ने जो है वो ये किलर गोल किया था, जो कि 3-2 था यहाँ पर, और बहुत शानदार यहाँ पे गोल किया भारतीय प्लेयर ने, और 4-2 कर दिया था स्कोर लाइन, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान जो है बाद में, हालांकि पाकिस्तान ने मैच को एक गोल करके दिलचस्प बनाया। इस मैच में बड़ी तफसीली बात करेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा, वो इस वक्त जो है वो कराची में मौजूद हैं, और आज उन्होंने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्निंग बोर्ड के इजलास की तफसीलात बताई, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं क्रिकेट के उनसे भी सवालात हुए। बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। इसी पर हम पूरे सूरत हाल पर बात करेंगे और कुछ देर में आपको हेडलाइन भी दिखा देंगे। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब, और कुछ देर में हमें हॉकी प्लेयर इमरान भट्ट भी स्काइप के जरिए ज्वाइन करेंगे। तो मुनीर साहब, आई थिंक पहले हॉकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत अरसे बाद हमें हॉकी की जो है वो कुछ खबर डिस्कस करने को मिली, और अब बात कर लेते हैं पहले हॉकी पे ही। और मुनीर साहब, जैसे मैं कह रहा था कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम हॉकी पे पहले बात करें, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस भी आप ये कह सकते हैं कि इसने हमें कुछ हौसला ज़रूर दिया है कि आप कोरिया से भी 6-5 से हारे। गो के भारत की टीम में 8 प्लेयर नहीं थे जो ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम जीती थी, लेकिन ये भारत का मसला था मेरे ख्याल में। यहाँ पर तमाम टीमें पाकिस्तान, भारत, कोरिया अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उस तनाज़ुर में देखा जाए तो आई थिंक कुछ अनलकी भी रहे हैं। कल भी कुछ फैसले हमारे खिलाफ गए, 3 येलो कार्ड कल हो गए थे, और आज भी बड़ा अच्छा मैच खेला पाकिस्तान ने। नहीं, बिल्कुल गफ्फार दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट देखने की। एक तो ये रिवाइवल तो पाकिस्तान हॉकी का हुआ है, और जब से एक्मन को लिया गया है टच कोच, जब से ही चीज़ें और हमें ज़्यादा हौसला अफजा नज़र आ रही हैं। आखिरी मिनट में गोल स्कोर हुआ था जो पाकिस्तान ने लास्ट मैच खेला था, अगर वो नहीं होता तो फिर पेनल्टी शूट आउट पे बात जाती और शायद कोई दूसरा इशू आता। इंडिया के लिए ज़्यादा सेटबैक है, इसलिए इंडिया की टीम चैंपियन भी थी, डिफेंडिंग चैंपियन, और वो फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी। और पाकिस्तान ने भी बड़ा टफ मुकाबला अभी किया है, 4-3 जीते। तो ये बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान हॉकी से थोड़ा सा हौसला मिला है, थोड़ा सा शैकिंग की भी दिलचस्पी हुई। इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं तो पाकिस्तान वैसी दिलचस्पी होती है। अब देखना ये है कि जो PHF ने ये कदम उठाया है, एक्मैन को हेड कोच लिया है, ये कितना नई रूप फूकते हैं, और ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ कितना और आगे सामने आती हुई नज़र आती है। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी और गोलकीपर जो हैं इमरान भट्ट भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे डिटेल बात करेंगे इस मैच के हवाले से, टूर्नामेंट के हवाले से। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज में ज़रूर बता दूं कि भारत के जैसे 8 प्लेयर अगर नहीं थे उस टीम के जिसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और साथ साथ पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो हमने भी एक्सपेरिमेंट किया। 3 से 4 हमने जो प्लेयर है, रिजवान जूनियर, सीनियर, और इसी तरह राशिद महमूद, और कुछ प्लेयर्स को हमने यहाँ पर नहीं शामिल किया टीम में, और नौजवान खिलाड़ियों को लेकर के जिन्होंने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में खेले थे। गो के वहाँ कारकर्दगी हमारी बड़ी ख़राब रही, क्योंकि 11वें नंबर पर हम रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम ने जो है वो काफ़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इमरान भट्ट जैसे ज्वाइन करते हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन मुनीर साहब, हॉकी का सुनहरी दौर तो आप लोग बिल्कुल को अच्छी तरह याद होगा, जिस ज़माने में आप लोग बिल्कुल शुरू में रिपोर्टिंग किया करते थे। हम ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस उस लिहाज से अच्छी, लेकिन अगर माजी को देखें तो फिर तो बड़ा दुख होता है कि हम बिल्कुल उस लाइमलाइट में नहीं है। मतलब कहाँ 18वां नंबर, कहाँ दुनिया की बेहतरीन टीम होते थे। देखें गफ्फार, जो वक्त आप जिस वक्त की आप बात करें ना, उस वक्त तो बड़े इवेंट में ये होता था कि पाकिस्तानी टीम के साथ फाइनल में कौन सी दूसरी टीम पहुंचेगी, ये बातें हो रही होती थी। और अब ये है कि हमें ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ते हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी। तो ये तो अब तो उस वक्त और इस वक्त में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो खिलाड़ी होते थे वो तो ड्रीम टीम एक होती थी हमारी, और वो जो गोल स्कोर करती थी, वो सारी चीज़ें तो अब वो हमारे लिए माजी का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन कोई चीज़ भी ऐसा नहीं होती। पिछले कई साल से कोशिशें हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है सीरियस कोशिश कोई भी नहीं हुई।
थोड़ी सी चीज़ आती है सामने फिर रुक जाती है। तो अभी भी स्टिल चीज़ें वहीं पर हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि पेचअप ने अब एक हेड कोच को लाए हैं गैर मुल्की, आपने बताया था जापान की भी कोचिंग कर चुके हैं। जापान ने जब 2018 में जापान ने एशिया कप जीता मुनीर साहब, तो वो उस वक्त एशियन गेम में उनके साथ मौजूद थे। इमरान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान टीम के गोलकीपर हैं और बड़े एक्टिव हैं आजकल ट्विटर पे भी, और बड़े तबसरे वहाँ कर रहे होते हैं। हमने सोचा इमरान को डायरेक्ट वीडियो लिंक पर लें। इमरान, आई थिंक जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस तनाजुर में देखें, पाकिस्तान हॉकी जितनी बड़ा एक जाइंट हम रहे हैं, उस लिहाज से चौथी पोजीशन जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि नौजवान टीम ने जो आखिरी 2 मैचेस खेले अपनी कमिटमेंट बहुत अच्छी दिखाई और हम लड़े बहुत अच्छा हैं? थैंक यू गफार भाई प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी बिल्कुल, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। जिस तरह सेमीफाइनल और ये 3rd 4th पोजीशन का मैच पाकिस्तान ने टीम खेली है, जिस तरह एफर्ट किया पाकिस्तान के प्लेयरों ने, और वो तो जिसे कहते हैं कि जितनी भी उनको दाद दी जाए उतनी कम है। लेकिन जिसके साथ साथ जितने गोल कंसीड हुए, हमें इतने गोल हमें होने नहीं चाहिए थे, और सेमीफाइनल में भी और तीसरी चौथी पोजीशन के लिए भी, जिसके लिए हमारा वरी साइन है। अदरवाइज फॉरवर्ड लाइन ने बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया, थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी रही, कार्ड्स नहीं होने चाहिए थे। मैं सेमीफाइनल की बात करूंगा कि वहाँ पे क्रूशल टाइम के अंदर हमें येलो कार्ड हुआ, ग्रीन कार्ड हुए। हमें मोर डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें जिसे कहते हैं कि हमें पे करना पड़ा है वो मैच के अंदर, वो कार्ड की सूरत के अंदर। और बाकी जो है जूनियर बॉयज़ को मौका दिए, ये बहुत अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को आपने इस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर मौका दिया है, और उन्होंने उनमें से कुछ प्लेयर्स ने प्रूव भी किया है कि वो बहुत, जिसमें वो सेंटर फॉरवर्ड लड़का जिसने आज भी गोल स्कोर किया है, और इसके अलावा मोइन शकील है, राना वहीद है, ये लड़के वो हैं जो स्कोरिंग थे पाकिस्तान की तरफ से। और सबसे अच्छा साइन ये था कि फील्ड गोल हमने ज़्यादा स्कोर किए हैं, वरना पाकिस्तान हमेशा प्लेंटी कॉर्नर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता था। फील्ड गोल स्कोर करना एक अच्छा साइन। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता इमरान, क्योंकि आप खुद गोलकीपर हैं। और एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपको पता है कि जब पाकिस्तान टीम पहुंची थी ढाका, तो हमारे गोलकीपर हमारे साथ नहीं थे, और फिर बाद में गोलकीपर्स गए, और फिर ये हमने देखा था कि कुछ कैंप के अंदर भी एनालाइज कर लिया गया था। इमरान, कुछ आपके पास भी अगर बैकग्राउंड हो तो बताइएगा कि हम थोड़ा सा गोलकीपिंग के ऊपर कंसर्न हमें पहले ही था कि हमें गोलकीपर को चेंज भी करना था। फिर हमने जब खिलाया जो हमारे मौजूदा गोलकीपर हैं, ठीक है उन्होंने एक आध मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन इमरान ये गोलकीपिंग वाला मामला समझते हैं, हालांकि अहमद आलम खुद बड़े अच्छे गोलकीपर रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे थे, मैंने देखा उनके कुछ शॉट्स में देख रहा था, पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे। आई थिंक गोलकीपिंग के सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इमरान हमें। देखिए, मैं अपने ट्वीट में भी जब जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था तो मैंने उसको भी फॉलो कर रहा था, जूनियर वर्ल्ड कप को भी, और मैं एक ही बात बार बार कर रहा था कि हमें देखिए गोल कीपिंग एक अलग डिपार्टमेंट है, हमें उसके ऊपर एक अलग कॉन्सेंट्रेशन देनी पड़ेगी, और अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमें इस तरह के इशूज़ फेस करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है, जैसे आपने भी पहला पॉइंट किया कि गोलकीपर्स नहीं गए, वो देखिए जूनियर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद जूनियर गोलकीपर्स एकदम वापस आए, तो मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये अच्छा किया कि ये भी 2 गोलकीपर आपने साथ इंक्लूड कर लिए, 2 जूनियर के थे, 4 गोलकीपर आपके पास हैं इस वक्त। और जो आपका डच कोच है उसने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि कौन से गोलकीपर्स को उसने आगे कंटिन्यू करना है, किसको लेके चलना है। और बाकी बात जहाँ तक रही कि ये एशिया के अंदर इतने गोल नहीं होने चाहिए, एशिया के अंदर नहीं होने चाहिए कि पाकिस्तान अगर 15-16 गोल खा रहा है एशिया के अंदर, तो ये अच्छा साइन नहीं है हमारी गोलकीपिंग के लिए भी और हमारी डिफेंस के लिए भी। आप खाली गोलकीपर्स को कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि डिफेंस एरर्स भी थे जिसकी वजह से गोलकीपर्स को इशू हुए हैं। हाँ, सॉफ्ट गोल्स जो हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। अमजद और मजहर दोनों एक एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं, मेरे साथ भी पीछे बैठते रहे हैं, खेलते रहे हैं, और लेकिन उनको भी 6-7 साल, हाँ जी 6-7 साल हो गए हैं, और उनको कम से कम इस तरह के गोल नहीं होने चाहिए थे। और बाकी जो यंग गोलकीपर है मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा ना, फॉरवर्ड लाइन की कारकर्दगी अच्छी रही कि चले हम गोल्स कर रहे थे, गोल बचाना जो है वो हमें शायद सीखना पड़ेगा। लेकिन चलें, कोई एक पॉजिटिव नजर आया। मेरी तो मुनीसा हमेशा कोशिश होती है कि जब हॉकी हम देख रहे हो, हमारी टीम खेल रही हो, तो बात करें, इसलिए इमरान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये चीज़ भी बड़ी हमें याद रखनी है, टेक्निकल एस्पेक्ट तो आपने बता दिए गोलकीपिंग के हवाले से, लेकिन हमने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जब मैचेस खेले तो वो बड़े अरसे बाद हमें हॉकी मिली थी, और ये जो टूर्नामेंट हुआ है, और जिस तरह आज आप हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, हम भी हॉकी पे शो कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉकी डिस्कस हो रही हो, हमारे लड़के टीवी पर नज़र आ रहे हो, और इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको प्रोग्राम में मदू भी करूँ। आई थिंक ये भी एक एंगल है जिसको हमें देखना है कि हमारे फैंस सोशल मीडिया पर बात कर रहे हो, और हमारी अब फेडरेशन का काम है कि थोड़ा सा और इसको बूस्टअप करें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गफ्फार भाई। और मेरा ट्वीट करने का मकसद भी ये होता है कि हॉकी जिंदा रहे और बच्चों को सपोर्ट मिले, जो मेरे जूनियर प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन हमें हॉकी ज़्यादा से ज़्यादा खेलनी है। अगर हमने इंटरनेशनल हॉकी के अंदर सर्वाइव करना है तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का बच्चों ने डिस्प्ले दिया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, जो यंगस्टर्स आए हैं, तो फिर हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ज़रूर इवेंट्स अरेंज करेंगे। और जिस तरह वो डच कोच आया है, क्योंकि जितनी हम हॉकी खेलेंगे उतना ही प्लेयर्स को सपोर्ट मिलेगा, उतना ही मीडिया में हॉकी की बात होगी। और उसी तरह ही जिसे कहते हैं कि हमें आने वाले इवेंट्स में, देखिए हमें नेक्स्ट ईयर में कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ रही हैं, हमें एशियन गेम्स, ओलंपिक्स का क्वालिफायर है, एशिया कप है हमारे पास, तो हमें अब हॉकी ज़्यादा से ज़्यादा खेलनी है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ये पूल आ गया है, ये प्लेयर्स हैं, और हमने किन प्लेयर्स के साथ माइंड को क्लियर करके चलना है। बेशक रिजल्ट कोई भी हो, हमारा टारगेट एशियन गेम्स होना चाहिए, क्योंकि हमें ओलंपिक्स को क्वालिफाई करना है हर हाल में, क्योंकि इंडिया के भी प्लेयर्स वापस आएंगे। सब टीमों ने नए प्लेयर्स को ट्राई किया है, पाकिस्तान ने भी किया है। तो अब जब टीमें एशियन गेम्स पे आएंगी या एशिया कप पे आएंगी तो वो अपने जिसे कहते हैं कि फुल स्ट्रेंथ और फाइनल स्ट्रेंथ के साथ आएंगी। उससे पहले माइंड क्लियर करके हमें एक टीम बनानी है। हमारे प्लेयर्स में बहुत टैलेंट है, मैं पहले भी कहता हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट मस्ट है। जिसका डिपार्टमेंट बंद हुए ये नहीं होने चाहिए, इसलिए प्लेयर्स को ऑप्शन मिलेगी। देखिए अभी कोई फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, और आपने भी टीवी पे देखा कि वो किस तरह जान मार के खेल रहे हैं। और बाकी प्लेयर्स को अगर आप उठा के बाकी टीम्स को उठा के देख लें तो क्या फैसिलिटीज हैं। अगर इन्हीं प्लेयर को फैसिलिटीज दे देंगे जिस तरह फॉरनर कोच काम कर रहे हैं साथ, तो पाकिस्तान एशिया में डोमिनेट किया, पाकिस्तान वर्ल्ड में डोमिनेट कर सकता है बहुत जल्दी। ठीक है मुनीर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा इमरान बट मेरा कमिंग बैक टू दिस टूर्नामेंट, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है, मुझे अभी जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारे फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छा खेली, डिफेंस कमज़ोर था। अब जाहिर है पिछले 2 मैचेस में 10 गोल अगर आपके खिलाफ हो जाएं तो डिफेंस को तो कमज़ोर कहना पड़ेगा। गोलकीपर की अपनी जगह चीज़ है, लेकिन ये बताइए, 2 सवाल थे मेरे। एक तो ये बताइए कि फुल बैक्स और हाफ बैक्स ज़्यादा आपको कहाँ पे नज़र आ रही है? फुल बैक ज़्यादा हमारे कमज़ोर हैं या सेंटर हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ में कहीं कमी है? और दूसरा, प्लेंटी कॉर्नर कन्वर्जन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इसकी क्या वजह है? ये 2 सवाल प्लीज़ है। देखिए पहली बात ये है कि अगर डिफेंस पे प्रेशर तब पड़ता है जब आपके मिडफील्डर जो हैं वो ऊपर की पोजीशन को होल्ड नहीं करते। सेंटर आपका काम है कम्युनिकेट करना, अपर लाइन को स्ट्रॉन्ग करना। हमारे जो हॉट चैनल थे उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज थी। आई गेस वो डच कोच देख रहा है, वो इसको कवर अप करेगा, जिसकी वजह से डिफेंस पे लोड आया और पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 गोल लास्ट 2 मैचों में हुए हैं और पाकिस्तान की डिफेंस पे प्रेशर आया। और दूसरा पॉइंट जो आपने मुझसे बात की है उसके बारे में कि जी प्लेंटी कॉर्नर के बारे में, देखिए प्लेंटी कॉर्नर के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर के बाद जब इंटरनेशनल हॉकी खेलेंगे और प्लेयर आउट ऑफ टच रहेंगे तो आपकी शॉर्ट कॉर्नर की वो वर्थ और स्किल भी नहीं रहेगी। अब ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए हैं, अगर इसी वर्थ और स्किल को कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली वो ड्रैग फ्लिकर्स को और कैंप में बुलाएगा, देखेगा और उसकी ट्रेनिंग करवाएगा, वेरिएशंस को करेगा, क्योंकि उसके लिए एक नई असाइनमेंट थी, उसको टाइम नहीं मिला। और वो जब इस चीज़ को देखेगा तो आपको नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है और आप भी देखेंगे कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में यही ड्रैग फ्लिकर आपको और एक आधा ऐड करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि करामत साबित होंगे आगे। इमरान, एशिया कप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगले साल, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी है जिसमें आपकी 4 टीमें सेमीफाइनल में जो पहुंचेंगी उनको वर्ल्ड कप में प्लेस मिलती है। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एकमैन को भी और फेडरेशन को इस चीज़ का एहसास तो होगा, लेकिन शायद हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना होगा, क्योंकि हमने बड़े इवेंट मिस किए हैं, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, चाहे अब हारे भी उन इवेंट्स में जाके, लेकिन आपकी टीम को खेलता वो लोग देखें तो चलने। जैसे आप कह रहे हैं कि हॉकी को जिंदा रखने के लिए सबको ही किरदार अदा करना है, ये बड़ा मुश्किल हो गया कि हमने मेजर इवेंट मिस किए, ओलंपिक्स नहीं खेले। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, जो कमिंग हमारा जो एशियन इवेंट है। देखिए गफ्फार भाई, इसके मेन पॉइंट जो हैं जो हमारे इवेंट मिस हुए हैं, पहली बात तो है कि इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक चीज़ मत भूलें कि मलेशिया नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, अगर मलेशिया आई होती तो पाकिस्तान के लिए मजीद टफ हो सकता था, लेकिन हमें अब आगे एशिया कप के लिए सोचना है कि मलेशिया। इमरान भट्ट से हम दोबारा रब्ता करते हैं, उनका कुछ इंटरनेट का इशू है, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इमरान रिकनेक्ट हो जाए तो दोबारा सुपर लीग, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से आपकी क्रेडिट उठी है और हॉकी में बात तो बहुत हो रही है कि हम कराना चाहते हैं, कराएंगे, बट जैसे इमरान ने कहा कि फाइनेंशियली जब तक लड़के स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे
और जब उनको ये फिक्र नहीं होगी, फिक्र मुआश होगी, तो फिर तो कोई भी नहीं खेल पाता। बिल्कुल सही है। जिस तरह अभी डोमेस्टिक क्रिकेटर को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाई है, अब वो जो चीज़ है ये उससे काफ़ी हौसला मिला है। सुपर लीग आपके पड़ोस मुल्क में भी हो रही है, वहाँ भी हॉकी लीग से बहुत आगे आई है, हमें भी उस पर देखना चाहिए। जब तक इस तरह की लीग्स नहीं होंगी, जब तक वो पैशन उसी तरह डेवलप होता है ना, सुपर लीग से जिस तरह PSL से क्रिकेट में नया पैशन अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती हैं, वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद गुजारा नहीं होगा। चलिए इमरान से आखिर में पूछ लेते हैं। इमरान, मुझे जरूर बताइएगा इस आखिरी सवाल में आपसे मेरा कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आप थोड़ा सा अभी चूंकि पाकिस्तान टीम के साथ रिसेंटली भी रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने प्लेयर्स की ज़रूर तर्जुमानी कीजिए कि उनकी क्या सैलरीज हैं, क्या उनकी नौकरियों के मसले हैं। इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट तक आप क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान प्लेयर्स को सपोर्ट करें। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान टीम के पास, कोई प्लेयर्स के पास सपोर्ट नहीं है। इवन आपकी जॉब जो है वो भी जो है इस वक्त जिसे कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ, रीजन्स की तरफ चले गए हैं। ज़रूर डिपार्टमेंट्स को बंद करें, लेकिन रीजन्स का प्लान करके PSL की तरह लीग करवाएं। गवर्नमेंट की सपोर्ट जब तक नहीं होगी, ये कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती। आज इन प्लेयर्स को आप सपोर्ट करें, इनको कुछ नहीं मिल रहा। जिस लिहाज से चीजें ऊपर जा रही, उस लिहाज से इमरान जरा चलते चलते बता ही दीजिएगा कि हमारे प्लेयर्स जब वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, मुझे याद है 50,000 था, कुछ 40,000, क्या सैलरीज है क्या? जरा बता दीजिए लोगों को। तो कि हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह और वो डिजर्विंग भी हैं, बट हॉकी भी उतनी डिजर्विंग है। मैं समझता हूँ कि हमारा नेशनल खेल है, देखिए कम से कम बेसिक सैलरीज तो इतनी अच्छी देनी चाहिए जो एक खिलाड़ी का हक है। बेसिकली बताते हुए भी शर्म आती है, लेकिन फेडरेशन की जो एफर्ट है, जो फेडरेशन कर सकती है, वो उस लिहाज से एफर्ट करके 50,000 रुपया A कैटेगरी है, 40,000 रुपया B कैटेगरी है और 30,000 रुपया तीसरी कैटेगरी है। और जो इमर्जिंग प्लेयर है उसको 20,000 या 15,000 मिलता है। वो भी फेडरेशन उससे मदद से जो भी अरेंज करती है, वो फंड वो प्लेयर्स तक देती है। तो आप वो इमेजिन कर सकते हैं कि हॉकी का शूज ही खाली 20,000 का आता है, 15 से 20,000 का, तो वो पीछे लेंगे या क्या करेंगे? और अगर ये तो हमें तो इंडियन प्लेयर्स कई दफा कहते थे कि यार आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं, फिर भी हमारे साथ तो बहुत लड़ते हो आप लोग खेलते हुए और हमसे जीत भी जाते हो कई दफा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें इस गेम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा और फिटनेस लेवल हर चीज तभी वापस आती है प्लेयर की। मेंटली प्लेयर तभी रिलैक्स होता है जब ये सब चीजें, उसको घर की फिक्र नहीं होगी, उसको पता होगा कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी स्पॉन्सर करेंगी, मैं एडवर्टाइजमेंट में आऊंगा, मुझे जैसे कि ग्रूमिंग होगी मेरी, तो प्लेयर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हॉकी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आएगी। बिल्कुल आपने ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स के मसाइल थे इमरान ने बताया, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमारा ज़रूर जो है वो थोड़ा अपने कहते हैं ना कर्म करे या जरा इस तरह हॉकी की तरफ भी, क्योंकि क्रिकेट पे तो बहुत पैसा लगता है, बट अगर उसका मैं समझता हूँ 10% भी अगर हम अपनी हॉकी टीम पे लगा दें तो एक नई स्पोर्ट्स हमारे यहाँ डेवलप दोबारा से हो सकती है। नई स्पोर्ट इसलिए कि अब बहुत पीछे चला गया हॉकी, तो इसको नया स्पोर्ट्स ही कहना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब कराची में मौजूद थे, कल गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, उसकी तफसीलात रमीज राजा और फिर नए चीफ एग्जीक्यूटिव ने आज बताई। उसके बाद रमीज राजा साहब ने एक स्टेडियम का भी दौरा किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे बात की रमीज राजा साहब ने। एक बड़ी हेडलाइन तो खैर 3 दिन पहले आ गई थी, न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान का दौरा करी, तो ऐसा मुनीर साहब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, रूटीन की आज सारी बातें थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं था बड़ा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 2-3 बातें रमीज राजा ने जो मैंने सुनी, एक तो उनसे पूछा गया है कि आप कोई हेड कोच रखना चाहते हैं, तो जवाब में रमीज राजा ने ये कहा कि जी वो कोई लॉन्ग टर्म माहिदा नहीं करते, इससे मसाइल हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल चूँकि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैथ्यू हेडन एक बार फिर तैयार हैं, तो हो सकता है कि मैथ्यू हेडन को दोबारा किसी रोल में देखें। फैसल हसनैन भी आज पहली दफ़ा आए सामने, जाहिर है CFO रह चुके हैं ICC के, जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, जिनका एक बैकग्राउंड तो है। उन्होंने जो बात की जो मुझे पसंद आई, पिचेस के बारे में कहा कि पाकिस्तान की पिचेस को इम्प्रूव करना होगा, इसकी क्वालिटी वो नहीं है। डेनिस डेली की मिसाल दी कि 70s में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था जी फैसलाबाद की विकेट पे मेरी कबर बना दो, शायद जिसमें कुछ तेज़ हो जाए। तो ये चीज़ें कुछ अच्छी तो मुझे लगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छी बात है कि एक क्रिकेटर जब चेयरमैन आया तो बजाय इसके कि वो कोई मीडिया के मामला पे तवज्जो दे रहे होते या अगर हम बात करें कोई और चीज़ पे तवज्जो दे रहे थे, ही एक्चुअली रियली फोकसिंग ऑन द क्रिकेटिंग मैटर। उन्होंने जैसे खुद कहा कि वो पिचेस के हवाले से ही ग्राउंड मैन से बात कर रहे हैं, क्यूरेटर से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक अगली सीज़न में मुनीर साहब इसको फिर नज़र भी आना चाहिए, क्योंकि ये सीज़न भी बिल्कुल नॉर्मल सही गया। खैर
समझ में आती है, क्योंकि रमीज राजा साहब जब आए थे तो फौरन ही सीजन स्टार्ट हो गया। देखिए अभी तक तो रमीज राजा के जो भी काम नज़र आ रहे हैं हमें वो सारी तो अप्रिसिएशन वाली है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है, टीम को भी उन्होंने बड़ा और इंटरनेशनल टीमों के बैक टू बैक अनाउंसमेंट वो मैसिव फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, पहले इंग्लैंड के आए चीफ, उन्होंने कहा कि जी 2 वनडे जो थे हम 7 वनडे खेलेंगे, इधर अब 2023 में 10 मैचेस होंगे, 5 T20, सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन पिचेस के हवाले से देखें गफ्फार, थोड़ा सा हमें सोचना होगा, एशियन कंडीशन है हमारी, क्या इंडिया में ड्रॉप इन पिचेस हैं, क्या श्रीलंका में हैं, क्या बांग्लादेश में है। हर मुल्क जो है ना अपने हिसाब से पिचेस बनाती है। हम स्पिनर से मैचेस जीतते हैं, वो फास्ट बॉलर से जीतते हैं, तो आपको टोटली उसको चेंज नहीं करना है, उसमें बेहतरी आप लाएँ, अच्छी विकेट, ऐसी डेड विकेट ना हो कि जी 5 दिन में मैच ड्रॉ हो गई, ये नहीं चाहता कोई भी। लेकिन अपनी अपनी हर मुल्क की अपनी कंडीशन होती है, अपनी पिचेस होती हैं। हम स्पिनर से हमेशा जीतते रहे, इंडिया भी स्पिनर से जीतता रहा, श्रीलंका की मिसाल आपके सामने। बांग्लादेश की विकेटें तो बिल्कुल ही, इस दफ़ा आपने देखा था कि वो तो उन्होंने बिल्कुल स्पिनर्स फेवर बना दिया था। तो ये भी हमें एक नज़र देखना होगा। लेकिन ड्रॉप इन पिचेस आनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया सॉइल मंगवा रहे हैं, ये भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपनी कंडीशन को भी देखना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की यही कंडीशन है जहाँ मैचेस नॉर्मली होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ हमें देखनी होंगी। तो कुछ और इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। वैसे कायदाम ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, पिंक बॉल से जो है ये फाइनल होगा। लेकिन मनीष साहब, एशेज़ में अगर बात करें, एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। कि पता था कि ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में बहुत टफ टीम है, बट इंग्लैंड ने तो अब तक वो भी नई फाइट शो की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद इंग्लैंड की बैटिंग का बहुत इशू है। पहले मैच में तो हम समझ रहे थे कि शायद बैटिंग का है, लेकिन दूसरे मैच में बॉलिंग भी, हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड भी, जेम्स एंडरसन भी, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस नहीं। आप देखें कि पैट कमिंस ने कप्तानी नहीं की, वो खेल भी नहीं भाई, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस दोनों नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने अच्छी 2 दफ़ा इनको इतना अर्ली आउट कर दिया, 275 रन से जीत लिया। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ इंग्लैंड को देखनी पड़ेंगी। एक तो पूरी टीम जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ जो रूट पे वो चल गए तो चल गए, वरना पूरी टीम लट जाती। डेविड मलान थोड़ा उनका साथ ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन बाकी ओली पॉप हैं या उनको ओपनर रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, कोई भी नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत, और उनके जो बॉलर्स हैं खुद वो जो रूट कहते हैं कि सही लाइन और लेंथ पे गेंदें नहीं कर रहे थे जो हमें, हालांकि नाराज़ हुए थे स्टुअर्ट ब्रॉड को, उनको क्यों नहीं खिलाया गया। इस दफ़ा 4 फास्ट बॉलर प्लस बेन स्टोक्स, स्पिनर कोई नहीं था इंग्लैंड के पास। हर चीज़ उनकी फेलियर हो रही है। फिर भी कोच क्रिस सिल्वरवुड कह रहे हैं कि ये 2 मैचेस में जो टीमें खिलाड़ी खेलें, यही खिलाड़ियों से एक और चीज़ भी अमूमी तौर पे की जा सकती है कि बहुत अरसा हो गया है, वैसा हो गया है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी अपने मुल्क में बहुत कम्पेटिटिव है और वर्ल्ड क्लास है। एशेज़ इंग्लैंड में होगी तो इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा होता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में मज़ा तब आए जब दोनों अपने मुल्क से बाहर डोमिनेट करें। ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो कि अब हो यही रहा है वैसे कुछ अरसे से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा शुरू से ही एज दिया जा रहा है इस दफ़ा एशेज़ में। शुरू से कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा है, लेकिन वजह देखिए ना, बैट्समैन कौन है इनके पास, बैटर कौन है मुझे बताएं, कोई भी नहीं है ना। जो रूट का दायद है, मलान तो शॉर्टर फॉर्मेट के हैं, मलान का बेसिकली T20 में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है, टेस्ट तो इतना खेलते भी नहीं, अभी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं 1-2 मैचेस में, लेकिन वो ना होने के बराबर है। अब अगर और खिलाड़ी कोई नहीं खेलेगा, सारा प्रेशर रूट पे, रूट लास्ट बॉल पे आउट हुए थे 4th डे के, तो 5वें दिन हमें लग गया था। फिर भी थोड़ा सा जॉर्ज बटलर ने 200 प्लस गेंदें खेली, कैप्टनसी के हवाले से भी सवाल उठने शुरू हो गया। कैप्टनसी हमेशा उठेगी, इंडिया पाकिस्तान की तरह टकरा होता है एशेज़ का, अगर आप उसमें ज़रा भी कितने भी काबिल हो। हालांकि जो रूट की कप्तानी का इशू नहीं, जो रूट अपनी कप्तानी में इशू आ रहे होंगे, लेकिन कोच भी हैं, उनको भी अगर आपकी तगड़ी नहीं है तो फिर कैप्टन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अब 5-0 की बातें हो रही हैं, कैन यू इमेजिन कि इंग्लैंड की टीम 5-0 हारेगी, और कह दिया है कई खिलाड़ी ने कि नहीं, इन्होंने अपनी स्टडी चेंज की। माय प्रेडिक्शन वाज 4-1, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने मुझे यहाँ गलत साबित कर देना है, और अगर 4-1 में मुश्किल लग रहा है। और इसी साल अगर तीसरा मैच जीत लिया, बॉक्सिंग डे से शुरू हो रहा है मेलबर्न टेस्ट, तो फिर तो वो सीरीज भी इनके नाम हो जाएगी। एक और सीरीज बड़ी जबरदस्त शुरू होनी है बॉक्सिंग डे से, और वो है इंडिया साउथ अफ्रीका, और इसमें ऑब्वियसली हेनरिक नोकिया जो है वो नहीं खेलेंगे, और इंडिया को पता है कि उनकी कितनी वैल्यू थी और साउथ अफ्रीकन विकेटों के लिहाज से। लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली कंट्रोवर्सी से गए हैं, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। देखिए, देखना पड़ेगा क्या होता है। देखिए गफ्फार, एक तो ये कि जिस तरह पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज नहीं जीता, इसी तरह भारत कभी भी साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका में कभी नहीं हराया भारत ने। तो एक तो ये कि इस वक्त साउथ अफ्रीका की ना उतनी मजबूत बॉलिंग लाइन है जैसे पहले होती, ना उतने मजबूत उनके पास बैट्समैन या बैटर। आखिरी सवाल कि ऑस्ट्रेलिया में हराया भारत ने, तो आई थिंक ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फिडेंस देगी। अभी जो आपने बात की ना, थोड़ा सा जो कोल्ड वॉर चली है रोहित शर्मा की, उनको फिर अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन से हटा के KL राहुल को बना देना, जो वनडे T20 के ज़्यादा बेहतर, वो चीज़ अगर नहीं होती है तो मेरा ख्याल है इंडिया को फिर यहाँ पर, और नोकिया का बहुत बड़ा फैक्टर होगा
देखिए रबाडा और एनगीडी उतना मौलिक साबित नहीं होते जितना नोकिया होते हैं। नोकिया की बॉलिंग में एक हाइट आती है, उनको खेलना इतना आसान नहीं होता। रबाडा एनगीडी भी बड़े नो डाउट जैसे डेल स्टेन या हमारे जो अभी मौजूदा कोच थे फिलांडर की तरह अपनी पिचेस के ये बहुत बड़े बॉलर्स हैं और बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।